नीट अंडर ग्रेजुएट 2025। हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और ये हमारी क्लास 9 है। इस क्लास में हम शुरू करेंगे, मतलब हमने कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज प्रोफेज तो डिस्कस किया था बहुत ही ब्रीफ में। अब हम मेटाफेज और एनाफेज को डिस्कस करेंगे। हम लोग एनसीईआरटी के नोट्स डिस्कस करेंगे जो बुक है, और उसमें से भी सारे नहीं, बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही बेसिक नोट्स हम लोग देखेंगे, है ना। इसमें से मैंने जैसे क्लास 1 से हम लोग बहुत ही ब्रीफ और थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, बस उतना पढ़ रहे हैं जिससे अभी हमारा बेसिक्स क्लियर हो। और फिर नीट में देख रहे हैं, अगर नीट में जैसे 2 लेवल हैं, लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो लेवल 1 में बहुत ही बेसिक्स थे और लेवल 2 में अगर कुछ डिटेल में जाना होगा तो मैं आपको उसी पीडीएफ में बता दूंगा। तो यहाँ पर हम लोग उसी तरह क्लास 9 को कंटिन्यू करते हैं और कुछ बेसिक बातें जानते हैं कैरियोकाइनेसिस के सेकेंड स्टेट मेटाफेज और थर्ड स्टेट आपका या थर्ड फेज एनाफेज के बारे में। तो क्या होता है प्रोफेज के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें जानी थी कि प्रोफेज में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो प्रोफेज के एंड में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपका, ये क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म है और ये आपका मतलब ये इनर पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म, और ये आपका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ठीक है। ये अनवाइंड होंगे, फिर डीएनए इसी में होता है, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ओके। तो अर्ली प्रोफेज ये है, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर जाता है, और लेट प्रोफेज में देखिए बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट किया हुआ है। और जब ये पूरा डिसइंटीग्रेट कर जाता है तो वहाँ से हम लोग समझ जाते हैं कि मेटाफेज स्टार्ट हो गया। तो लाइन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस फेज में कंप्लीट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन, किस फेज में शुरू होता है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क्स द ऑनसेट ऑफ मेटाफेज या स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। अब मेटाफेज जब ये कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो मेटाफेज शुरू हो जाएगा। ये सब माइक्रोस्कोप से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपका कंडेंसेशन भी शुरू हो जाता है, ठीक है, हमने पढ़ा था प्रोफेज में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, ये आपके क्रोमोसोम्स हैं, ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, फिर बीच में ये जुड़े होते हैं, हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म है। तो जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका डिसइंटीग्रेट हो गया तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, ओके। अब हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारे थे ये क्या थे, हमारे ऑपोजिट पोल्स थे, ठीक है। ये दोनों हमारे ऑपोजिट पोल्स थे, सेंट्रियोल्स थे, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल से, हमने देखा था सेंट्रियोल्स ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है। तो अब ये साइटोप्लाज्म में आ गए। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये मेटाफेज का स्टार्ट हो गया। अब मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसमें मेन इवेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मेटाफेज का, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड। तो जो कंडेंसेशन हो रहा था वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर विजिबल। अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं और एक टर्म आता है इन विच फेज, और नीट में हम लोग देखेंगे भी एक क्वेश्चन था कि किस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग मेटाफेज में कर सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग माइक्रोस्कोप में उसको देख सकते हैं। तो इसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, स्ट्रक्चर्स के बारे में जब हम लोग फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स हम लोग मेटाफेज में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, यहाँ मेटाफेज अपना शुरू हो गया है, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेटाफेज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो पूछा भी जाता है कि मेटाफेज में एक आपका इक्वेटर होता है, ठीक है। इसको स्पिंडल इक्वेटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स एक लाइन में अलाइन कर जाते हैं। आप देखिए इस लाइन में वो अलाइन कर जाते हैं। तो ये जो आपका लाइन है, इस लाइन को बहुत चीज़ हम लोग बोल सकते हैं, जैसे 2-3 टर्म है। एक तो आप इसको इक्वेटर बोल सकते हैं, एक स्पिंडल इक्वेटर बोल सकते हैं, या एक मेटाफेज प्लेट होता है, मतलब मेटाफेज प्लेट भी नाम दिया जाता है। क्रोमोसोम्स इसमें अटैच हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। तो इसका जो ये एक हिस्सा होता है इसको एक क्रोमेटिड बोलते हैं और इसको दूसरा क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी बनाया जाता है, ऐसे भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो अटैच होते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर, ठीक है। और सेंट्रोमियर के सरफेस पे क्या होते हैं, काइनेटिक कोर्स होते हैं, ठीक है। काइनेटो कोर्स है ना, उसका नाम आपको देना है, क्योंकि कई बार नाम भी अलग अलग होते हैं, काइनेटिक कोर्स या काइनेटो कोर्स, ठीक है। तो इसका नाम होता है काइनेटो कोर। तो यहाँ पर ये ई छूट गया था,
तो काइनेटोकोर है ना, काइनेटिक कोर्स भी ऑप्शन में आ सकता है, पर हमें ध्यान रखना है काइनेटोकोर। ओके, तो यहाँ पर इसके सरफेस पे सेंट्रोमियर, यहाँ पर सेंट्रोमियर के सरफेस पे काइनेटोकोर्स होते हैं, ठीक है। और वो काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होता है, और वो अटैच होता है आपका यहाँ पर पोल से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि काइनेटोकोर क्रोमोसोम से जो आपका अटैच होता है पोल से, तो वो किसके थ्रू होता है, तो काइनेटोकोर अटैच होता है माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर से, और वो स्पिंडल फाइबर आपका ऑपोजिट पोल से अटैच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर्स। इनमें अंतर क्या है, तो दोनों बेसिकली सेम है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए ये इंडिविजुअल, ये सब जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारे है ना, ये सब, और ये भी रेड वाले और ये ब्लैक, ठीक है। अब इनको मिला के हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो अभी बेसिक हम लोग यही ध्यान रखेंगे कि स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। ओके, तो ये हमारा मेटाफेज हो गया, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मेटाफेज के बारे में, कि जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, तो मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स हमें माइक्रोस्कोप में दिखने लगते हैं, और हम लोग उसका स्ट्रक्चर, नंबर, उसके फॉर्म्स को हम लोग डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं, और सेंट्रोमियर में एक स्मॉल डिस्क शेप, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर है ना। और वो काइनेटोकोर से माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होता है, और वो माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल से उस सिस्टर क्रोमेटिड को, एक सिस्टर क्रोमेटिड को एक काइनेटोकोर इस पोल से, दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड को दूसरा काइनेटोकोर इस पोल से अटैच करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक्स मेटाफेज के बारे में। हम लोग जब नीट के क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें देखेंगे कई सारे बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, और कुछ डिटेल में भी आए हैं थोड़े से, उसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह बेसिक में एनसीईआरटी से एनाफेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि एनाफेज में क्या क्या होता है। मेटाफेज और एनाफेज में अब हम एनाफेज को डिस्कस करते हैं। तो मेटाफेज में क्या था कि मेटाफेज में आपका ये अलाइन हो गए थे क्रोमोसोम्स मेटाफेज स्प्लिट में, ठीक है। अब क्या होते हैं, अब ये सेपरेट होते हैं। अगर आपको ध्यान होगा कि इसमें ये जो है पहला क्रोमेटिड वो अटैच था अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर के द्वारा, या माइक्रोट्यूब्यूल हम कह सकते हैं, ओके। तो अब क्या करते हैं, ये इसको खींचते हैं, या फिर ऐसा बोले ये इसकी तरफ माइग्रेट करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे अपने सिस्टर क्रोमेटिड से सेपरेट होता है, ओके। तो ये ऊपर जाने लगता है, ये ऊपर और ये ऊपर। उसी तरह ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर से यहाँ कनेक्टेड है, तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे, ठीक है। तो ऐसे करके दोनों सेपरेट होते हैं। तो सेंट्रोमियर इन दोनों को क्या करता था, इन दोनों को जोड़ के रखता था। तो अब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, तो ये अपने काइनेटोकोर के संग इधर चला जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ऐसे, और जब ये ऊपर जाएंगे तो इनके अगर हम ये दो आर्म माने, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐसे हो जाएंगे पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो चार सिस्टर क्रोमेटिड थे ये ऊपर चले जाएंगे, और ये नीचे वाले चार नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा एनाफेज। तो क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज स्प्लिट, ठीक है, ये मेटाफेज है, स्प्लिट, तो ये स्प्लिट होते हैं, और टू डॉटर क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स या डॉटर क्रोमेटिड्स कह सकते हैं। तो ये जो टू डॉटर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, मतलब टू डॉटर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ इतना है कि क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट में क्रोमोसोम्स हैं, तो वो स्प्लिट करते हैं, और टू डॉटर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब ये दोनों अलग हो गए। तो यहाँ पर एक था, मतलब ये पूरा एक था, अब ये क्रोमेटिड अलग, ये अलग, तो टू डॉटर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन, इसमें भी ये अलग और नीचे वाला अलग, तो फिर दो डॉटर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया। तो जब सेपरेशन होता है, जब देखते हैं सेपरेशन हो गया, तो एनाफेज शुरू हो गया, हमारा ये एनाफेज है, ओके। अब एनाफेज में जो दो डॉटर क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों जब सेपरेट किए, पहले ये दोनों एक थे, अब ये सेपरेट किए, तो ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो इनको हम लोग बोलेंगे टू डॉटर क्रोमोसोम्स। तो एनाफेज में जो दो डॉटर क्रोमेटिड्स बने एक से, वो टू डॉटर क्रोमोसोम्स अब कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब सेल आपका सेपरेट होगा, दो सेल बनेंगे, तो ये उस सेल के, एक सेल के क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हो गए। तो टू डॉटर क्रोमेटिड्स इन एनाफेज आर नोन एज टू डॉटर क्रोमोसोम्स। और कुछ बातें देखते हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। पूरा एनसीईआरटी का बहुत ही ब्रीफ नोट्स यहाँ पर है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
सेंट्रोमियर स्प्लिट, तो सेंट्रोमियर अटैच करते थे तो वो क्या किए, स्प्लिट किए, एंड क्रोमोसोम सेपरेट, ये जो क्रोमोसोम है वो दो भाग में टूट गया, क्रोमेटिड्स में सेपरेट हो गया। क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल, ये दूसरा है, ठीक है। तो क्या होते हैं, जब ये सेपरेट तो हो जाते हैं, पर सेपरेट होने के बाद क्या होता है, ये जो ऊपर वाला क्रोमेटिड था ये इससे कनेक्टेड था तो ये इस पोल की तरफ चला जाएगा, नीचे वाला क्रोमेटिड इससे कनेक्टेड था तो ये नीचे पोल की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स, तो क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर्स हमने देखा, सिस्टर क्रोमेटिड, ओके। तो ये दो फीचर्स थे, ओके। तो ये हमारा हुआ एनाफेज, ओके। तो यहाँ पर क्या किया हमने, बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया, ओके। अब ये जो नीट है इसमें आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करिएगा कि इसमें से जो नोट्स आपको लगे कि ये लिखने चाहिए आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ नहीं लिखी हैं, आप एनसीईआरटी ज़रूर फॉलो करिएगा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ज़रूर लिखिएगा, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं ऑर्गेनिज्म के, तो वो सब मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, ठीक है। और फिर आप जो आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अलग अलग सोर्सेज से आप इन्फॉर्मेशन लीजिएगा और फिर आप उसको भी अपने नोट्स में मॉडिफाई करिएगा। लेकिन फिर से एक ही बात बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाइएगा, इनके बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, अलग अलग फेजेस हैं, उनके कई सारे नाम हैं, ठीक है। आपको समझ में बिल्कुल आएगा, लेकिन फिर भी अगर उसमें तो हमें ज़्यादा समय लग जाएगा तो हमें ये भी देखना है कि इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कुछ कुछ तो आ सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी लेवल के क्वेश्चंस किससे आते हैं, मेजॉरिटी, तो आप देखिएगा कि जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके बहुत ही बेसिक आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आते हैं। तो आपको अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, अपने लेवल के अनुसार एक आपको लिमिट तय करनी होगी कि हाँ मैं इतना पढ़ूंगा और फिर इतना फिर मैं आगे देखूंगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस में देखूंगा अगर और कोई टॉपिक्स हो, ठीक है। क्योंकि आपको मतलब रिवीजन करना है और अलग अलग चीज़ें पढ़नी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बस उतना ही रखा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस बनाने में मदद करेगा, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि मेटाफेज और एनाफेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। और जितना हमने अभी पढ़ा है और आप एनसीईआरटी बस और पढ़ लीजिएगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सब तो बिल्कुल नहीं होंगे लेकिन बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है। जब हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 के अनुसार, तो लेवल 2 में देखेंगे आपके कुछ क्वेश्चन है जो डिटेल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको उनका मतलब, उन टर्म का मतलब आना ही पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लेवल 1 में आप देखिएगा कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 5 to 10 क्वेश्चन हैं जो आपके डायरेक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन से ही बन जाएंगे। और दूसरी बात, जो लेवल 2 के क्वेश्चन है उसमें से भी अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा, कुछ कुछ बातों से आप अगर थोड़ा गेस करिएगा तो हो सकता है आपको वो क्वेश्चंस भी बन जाए, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं बहुत ही ब्रीफ में करा रहा हूँ और धीरे धीरे समय के साथ हम लोग और भी डिटेल में क्वेश्चन के अनुसार पीडीएफ में देखेंगे। अगली क्लास हमारी क्लास 10 होगी और इस क्लास 10 में जो एक फेज और बचा है टेलोफेज, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। और टेलोफेज पढ़ने के बाद हमारा एक साइटोकाइनेसिस बचेगा, क्योंकि एम फेज स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से और एंड होता है साइटोकाइनेसिस से। साइटोकाइनेसिस पूरा होने के बाद एम फेज जो माइटोसिस फेज है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 में, और उसके बाद फिर हम लोग मियोसिस शुरू करेंगे और फिर मियोसिस पूरा करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो इस क्लास 9 में हमने मेटाफेज और एनाफेज के बारे में ब्रीफ में स्टडी किया। अगली क्लास 10 में हम लोग टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस के बारे में ब्रीफ में स्टडी करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।